नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे भारत की प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत की, साथ ही आर्थिक विकास की भी झलक आपको दिखाएंगे। खेल जगत में क्या कुछ हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। तो चलिए, मैं हूं आपके साथ कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। सुप्रभात कृतिका, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नया सवेरा में हम आपको लिए चलेंगे तकनीक की दुनिया में, जोड़ेंगे आपको टेकटॉक से, साथ ही साथ दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू आज कराएंगे और इसके साथ साथ वो हर बात करेंगे जो आपके दिन को बहुत ही खास बनाने वाली है। तो चलिए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस मिलने पर केंद्र सरकार सतर्क। बीमारी फैलने से रोकने के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से की बात। भारत की अध्यक्षता में होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट के लिए लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग आज। सम्मेलन के जरिए भारत देगा ग्लोबल साउथ की आवाज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज। अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की दी सलाह। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की भी घोषणा। इंडिया ओपन बैडमिंटन की आज से दिल्ली में होगी शुरुआत। भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें, मुश्किल ड्रॉ में आगे बढ़ना होगा सबसे बड़ी चुनौती। और नई फसल के स्वागत में आज देश भर में फैली लोहड़ी की खुशियां। शाम को अग्निदेव से की जाएगी सुख और समृद्धि की कामना। और नया सवेरा में सबसे पहले बात निपाह वायरस की। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस मिले हैं। ये सूचना मिलने पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि 11 तारीख को पश्चिम बंगाल स्थित एम्स कल्याणी में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस आए हैं। लिहाजा पश्चिम बंगाल को मदद देने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तुरंत एक नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की है और कहा कि केंद्र सरकार उनके साथ है। तो नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है इस वायरस को लेकर के, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 संदिग्ध केस अभी हाल ही में इससे जुड़े हुए सामने आए हैं। 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। और वहीं निपाह वायरस पर पश्चिम बंगाल सरकार के एक्शन की बात की जाए तो उसकी ओर से भी कदम उठाए गए हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के एक निजी अस्पताल में 2 स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के बाद मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने स्थिति की समीक्षा के लिए नबन्ना में एक आपात बैठक की।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने आगे कहा कि दोनों मरीजों का फिलहाल उसी अस्पताल में इलाज चल रहा है और एक विशेष डॉक्टरों का दल उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों को इस वायरस से संक्रमण काम के सिलसिले में पूर्वी बर्धमान के दौरे के दौरान हुआ। पूर्वी बर्धमान, उत्तर 24 परगना और नादिया जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारी इनके संपर्क में आए लोगों का भी पता लगा रहे हैं और लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने का भी आग्रह किया गया है। और इतना ही नहीं, निपाह वायरस के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, 03323330 और इसके साथ साथ 9874708858। यदि आपके आसपास भी कोई इस तरह का संदिग्ध मरीज मिलता है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए बात कर सकते हैं, बता सकते हैं और साथ ही साथ कोई संदिग्ध मरीज है तो वो भी, उसके जो अटेंडर हैं, उसके जो परिजन है, वो भी इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मदद ले सकते हैं। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल से ये 2 मामले निपाह वायरस के सामने आए हैं, जिसको लेकर के इस वक्त केंद्र सरकार भी सतर्क है। और आखिर ये निपाह वायरस क्या है और कैसे फैलता है, ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जिससे कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। क्योंकि इसे जरा भी अगर जान लेते हैं, क्योंकि ये चिंता का कारण भी हो सकते हैं। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलता है और ये गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, जैसे तेज बुखार, सांस की दिक्कत और दिमाग में सूजन, और साथ ही कई मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। संध्या, बिल्कुल, तो सतर्क रहिए। यदि कोई सा भी लक्षण इस तरह का आपको दिखता है अपने आप में तो उसको इग्नोर मत करिए, टॉलरेट मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। निपाह वायरस कैसे फैलता है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल फल खाने वाले चमगादड़ों से वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं चमगादड़, तो चमगादड़ से ये वायरस फैलता है। चमगादड़ द्वारा खाए हुए या फिर गिरे हुए फल या उनसे दूषित रस से ये संक्रमण तेजी से फैलता है। सतर्क रहिए। संक्रमित जानवरों से इंसान में ये फैलता है, जैसे सुअर जैसे जानवरों से सीधे संपर्क में आने पर इंसान से इंसान में ये संक्रमण फैलता है और व्यक्ति के शरीर के लार, नाक का स्राव, खांसी की बूंदों से अस्पतालों या फिर घर में देखभाल के दौरान फैलने का खतरा बढ़ता है। तो ध्यान रखिए, यदि इस तरह से कोई भी आप में सिम्टम नजर आता है तो उसे इग्नोर करने की जगह आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, परामर्श लीजिए, दवाइयाँ लीजिए। बिल्कुल, और इस दौरान हमें खास ध्यान रखना है कि निपाह वायरस के जो लक्षण हैं उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लक्षण है तेज बुखार का आना, सिर दर्द होना, उल्टियां आना, चक्कर आना या फिर सांस लेने में परेशानी होना या फिर बेहोशी और दौरे पड़ना। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको या आपके परिवार को या किसी भी जानने वाले को है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सीधा संपर्क कीजिए, परामर्श लीजिए, अपना चेक कराइए और ध्यान रखें कि निपाह वायरस का अभी कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है और इसीलिए रोकथाम और सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। और सरकार का भी यही प्रयास है कि निपाह वायरस तेजी से ना फैले और इसे रोका जाए। रोकथाम के लिए सरकार तमाम प्रयास भी कर रही है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एसआईआर पश्चिम बंगाल को लेकर। जी हां, एसआईआर प्रक्रिया को तेज करने के लिए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में 2000 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर यानी सूक्ष्म प्रेक्षकों की तैनाती कर रहा है और इस कदम से राज्य में सूक्ष्म प्रेक्षकों की कुल संख्या मौजूदा 4600 से बढ़कर 6600 हो जाएगी। तो वहीं सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। आयोग सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ARO की नियुक्त करने पर भी विचार कर रहा है। नए भर्ती किए गए सूक्ष्म प्रेक्षक 15 जनवरी को 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें मतदाता सूची की शुद्धता नियमों और अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही अंतिम मतदाता सूची की अगर बात करें तो 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता, जिनमें अनमैप श्रेणी और डाटा की गड़बड़ी वाले मतदाता भी शामिल हैं, उनको भी सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है और अब तक 34 लाख लोगों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
तो पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने भ्रामक प्रचार के खिलाफ फैक्ट चेक अभियान भी तेज कर दिया है। आयोग के संज्ञान में एक और भ्रामक दावा आया जिसे तथ्यों से परे बताया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार संबंधित मतदाता के एन्यूमरेशन फॉर्म में लिंकिंग कॉलम गलत भरा गया था और वर्ष 2002 की मतदाता सूची से जुड़े विधानसभा क्षेत्र सीरियल नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था। इसी तकनीकी खामी के चलते मतदाता को अधिसूचना के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया है। और जिसके बाद आयोग ने ये साफ किया कि ये प्रक्रिया सभी समान मामलों पर लागू है और एसआईआर पूरी तरह नियमों के अनुरूप, पारदर्शी और निष्पक्ष है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से यह भी अपील की है कि वो अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, इस दौरान कई तरीके की भ्रामक खबरों को फैलाने की भी कोशिशें की गई, अफवाहें की गई, लेकिन समय समय पर इलेक्शन कमीशन उस पर स्पष्ट जवाब देता हुआ नजर आया फैक्ट चेक टीम के जरिए। वहीं चुनाव आयोग ने गोवा में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर के तहत पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश रिटायर्ड को भेजे गए नोटिस को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के संदर्भ में सोमवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने कहा कि उनके फॉर्म में पिछली एसआईआर से जुड़ी जरूरी जानकारियां नहीं भरी गई थी। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या तथा मतदाता सूची में क्रम संख्या जैसे आवश्यक पहचान विवरण रिक्त थे। जी हां, इन जानकारियों के अभाव में बीएलओ एप्लीकेशन सबमिटेड प्रपत्र को मौजूदा मतदाता सूची डेटाबेस से स्वतः लिंक करने में असमर्थ रही। निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि जिन मामलों में गणना प्रपत्र अनमैप्ड रह जाते हैं, वहां एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई के माध्यम से आगे सत्यापन किया जाना अनिवार्य होता है और इसी के तहत मानक प्रणाली आधारित प्रक्रिया के अनुसार एक सुनवाई नोटिस स्वतः जारी किया गया ताकि मतदाता विवरणों का सत्यापन किया जा सके और पात्रता की पुष्टि के लिए उचित अवसर भी सुनिश्चित किया जा सके। और आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल इस समय अलग अलग कारणों से सुर्खियों में है। चुनावी माहौल में सियासत इस वक्त उबाल पर है। जहां एक और ईडी की कार्रवाई ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची की समीक्षा ने चुनावी रण को और भी तीखा कर दिया है। बिल्कुल, और संध्या इन सबके बीच अगर हम देखें तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी काफी ज्यादा है। सड़कों पर राजनीति के बीच कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक गूंजते इस सियासी संग्राम की पूरी तस्वीर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि उन्होंने आईपैक में रेड की जांच में रुकावट डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और सबूत नष्ट किए। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही इस मामले में कैविएट दायर कर चुकी है। वहीं मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। भाजपा ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च कोलकाता के जादवपुर से देशप्रिया पार्क तक निकाला गया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा आईपैक को बचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि ईडी की फाइलें छीन ली। वहीं दूसरी ओर राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री की पत्र राजनीति के बीच राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के बाहर तृणमूल समर्थक बीएलओ का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण अब तक 77 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री के इस पत्र के बाद तृणमूल समर्थित बीएलओ ने नए उत्साह के साथ सीईओ कार्यालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एसआईआर पर आरोपों को निराधार बताया है। एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूचियों में मौजूद फर्जी प्रविष्टियों
डुप्लीकेट नामों और घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, जिससे टीएमसी की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ रहा है। इसलिए ममता बनर्जी अब भ्रांतियां फैला रही हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराती रिपोर्ट राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को भेजी है। शनिवार रात पुरुलिया से लौटते वक्त पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के नेता के काफिले पर हमला किया था। इस घटना के विरोध में विपक्ष के नेता ने शनिवार को चंद्रकोना थाने में धरना दिया था। अब राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में शुभेंदु अधिकारी पर हमले की घटना के साथ ही साउथ 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का भी उल्लेख किया गया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछा कि प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के कॉन्वॉय पर हमला हुआ और एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की पुलिस ममता बनर्जी सरकार का हथियार बन चुकी है। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के काम में दखल अंदाजी के आरोपों के बीच घिरी टीएमसी सरकार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान वो राज्य में विभिन्न विकास कार्यों का शुरुआत करेंगे। साथ ही गृह मंत्री मारसा नगरपालिका के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और इसी कड़ी में गांधीनगर के एसडी आर्ट्स और बीआर कॉमर्स कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर बाद वो पेथापुर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद के साणंद में फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस का शिलान्यास भी आज किया जाएगा। आनंद जिले में चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15वें दीक्षांत समारोह में अमित शाह युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा खेड़ा में संतराम मंदिर में दर्शन और पूजन भी आज गृहमंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। तो आज अमित शाह गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करते हुए नजर आएंगे। साणंद में नया प्रोजेक्ट भी आज से शुरू होने जा रहा है। बात कर लेते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। जी हाँ, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस साल भारत करने वाला है और इसी कड़ी में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत होगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। ये मंच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का काम करता है। साथ ही वैश्विक शासन व्यवस्था में ग्लोबल साउथ के देशों की भूमिका बढ़ाने की दिशा में भी काम करता है। और वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सिरेमिक कॉन्क्लेव फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। पीयूष गोयल ने कहा कि धोलावीरा की 5000 साल पुरानी कुम्हार परंपरा से लेकर मोरबी के आधुनिक सिरेमिक उद्योग तक गुजरात की मिट्टी ने हमेशा भारत की पहचान बनाई है। और अब ये उद्योग ईवी, हेल्थ केयर और ग्रीन टेक जैसे नए क्षेत्रों में भी तेजी से विकसित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सिरेमिक सेक्टर विकसित भारत 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत भी बना रहा है ये कदम। सौराष्ट्र और कच्छ के रीजनल कॉन्फ्रेंस में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं समझता हूं ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिससे आगे चलकर इस क्षेत्र के विकास को बहुत बल मिलेगा। यहाँ के उद्यमी, यहाँ के हमारे स्टार्टअप्स, यहाँ के उद्योग जगत को एक एक्सपोजर मिलेगा और दुनिया को यहाँ की काबिलियत के बारे में जानकारियां मिलेंगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बात अब महाराष्ट्र की, जहां बीएमसी चुनाव की रणभेरी बजते ही राजनीतिक सरगर्मी इस समय अब तेज हो चुकी है। महायुति की रैली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने
ठाकरे बंधुओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष का अस्तित्व नहीं, आपका अस्तित्व खतरे में है। दोनों ने दावा किया कि बीएमसी चुनाव में महायुति को जीत मिलेगी। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न अंग है और कोई इसे अलग करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके आगे फडणवीस ने यह भी कहा कि मुंबई में महायुति का महापौर बनाने और पारदर्शी शासन लाने का संकल्प है। उन्होंने लोगों से वोट की अपील करते हुए वादा किया कि वो शहर का कायाकल्प करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान देखें तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में मराठी लोगों का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं था और ना कभी खतरे में होगा। महायुति बीएमसी में सत्ता में आएगी और ये एक काले पत्थर पर खींची गई भगवा लाइन है। तो वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे खुद को मुंबई को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं और मराठी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक रैली में राज ठाकरे ने कहा कि ये मराठी नागरिकों का आखिरी चुनाव है, तो वहीं उद्धव ने कहा कि हम महाराष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं और अपने मतभेदों को भुला दिया है। तो आपको ये भी बता दें कि बीएमसी में 227 वार्ड हैं। बीएमसी का पिछला चुनाव साल 2017 में हुआ था। फरवरी 2022 में इसका चुनाव होना था, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते चुनाव स्थगित कर दिए गए। ऐसे में अब लगभग 3.5 साल बाद मुंबई नगर निगम के चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें 15 जनवरी को मतदान होना है। और इसके साथ ही मतदान से ठीक एक दिन बाद यानी कि 16 जनवरी को मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि सत्ता किसके हाथ में आएगी। बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल के तौर पे भी इसे देखा जाता है, क्योंकि देश के सबसे अमीर नगर निगम पर नियंत्रण को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहता है। और इन सब के बीच 15 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद 16 तारीख को नतीजे आएंगे, तो तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। एक तरफ भय और भ्रम है तो दूसरी तरफ विकास की बातें हैं। देखना होगा कि जनता किसको चुनती है। वहीं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचारों को साझा करने वाले युवाओं से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता गिरीश निशाना ने युवाओं से खास बातचीत की है और इस दौरान प्रधानमंत्री से संवाद करके युवा काफी उत्साहित नजर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के अंदर कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया और अपने आइडिया साझा किए। क्या कहेंगे आप? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने केवल आइडियाज ही डिस्कस नहीं किए विकसित बनाने के लिए, हमने डिफरेंट ट्रेडिशंस को समझा। हमें अपने आप को स्किल्ड बनाना है और इस चीज़ पर प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी फोर्स इस चीज़ पर काफ़ी एम्फसाइज किया है। संतोष है कि मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने प्रसंग करने का मौका मिला। ये बहुत ही विश्वसनीय है कि 2047 में हम अवश्य एक ऐसा विकसित भारत जरूर बनाएंगे प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ साथ। मोदी जी हर एक आइडिया पे अपने व्यूज दिए कि हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। मैं बैठे बैठे ही सोच रही थी, मोदी जी जब बोले कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये सब चीजें करनी चाहिए, तो मैं सोची कि मैं अब जाऊंगी और मैं अपने सीएम से बात करूंगी कि सर हम ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्यों ना हम स्टेट लेवल पे भी कराएं। मैं डिजाइन फॉर भारत ट्रैक में सिलेक्ट हुआ एवं मुझे यह सौभाग्य मिला कि अपने आइडिया एवं प्रोटोटाइप को श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष प्रेजेंट करने का। उन्होंने हमारे आइडियाज को सुना, परखा, उनके बारे में प्रश्न किए और समझा और हमें आगे के सुझाव दिए कि हम किस तरह से आगे बढ़ सके और यह उनका जेस्चर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आइडिया, अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट करने का मौका मिला और मुझे प्रेजेंट करके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो सजेशंस दिए और उस पर आगे वर्क ऑन करके उसको मार्केट में लॉन्च करने का कहा, उस पर मैं वर्क करूंगी। प्रधानमंत्री से संवाद करके ये युवा काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका में G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टर्स मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को कैसे लचीला बनाया जा सकता है, कैसे अच्छी गुणवत्ता के खनिज सबको मिल सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही इस दौरान कई देशों ने अपने अनुभव भी साझा किए और आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के अपने कदमों की भी जानकारी दी है।
यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कुछ देशों के मंत्रियों को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को कैसे रेजिलिएंट बनाए, कैसे प्रॉपर हाई क्वालिटी का मिनरल सबको मिलता रहे, उस पर एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कई देशों ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, क्या स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं रेजिलियंस के लिए, सप्लाई चेन को स्टेबल बनाने के लिए, और विशेषकर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे रिसाइकल करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जा सके, क्वालिटी पे कैसे फोकस हो। बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट कई देशों में हो रहे हैं, तो एक साथ शेयर करके सब नॉलेज कैसे इम्प्रूव हो, प्लस इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो फंडिंग है वो फंडिंग कैसे आएगी, इन सब विषयों पे डिस्कशन हुआ। बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी। और इसी बीच नया सवेरा में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे आज के त्योहार की, लोहड़ी की। लोहड़ी दिया लख लख बधाइयां। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज देश में लोहड़ी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोहड़ी की रौनक है। आज का दिन किसानों के लिए बहुत ही अहम और खास होता है क्योंकि फसल की कटाई से पहले आज सेलिब्रेशन लोहड़ी के रूप में हो रहा है। ये जश्न और ये खुशी बेहद खास है। अन्नदाताओं की खुशी 7वें आसमान पर है। फसल खेतों में पक चुकी है, लिहाजा कटाई से पहले सेलिब्रेशन की बात ही कुछ और है। जी हाँ, आज लोहड़ी है, लिहाजा उत्तर भारत में उत्साह और उमंग के साथ जश्न का शानदार माहौल। आज पूरा उत्तर भारत लोहड़ी के जश्न में डूबा है। सेलिब्रेशन ऐसा कि पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की खुमारी के रंग में रंग चुका है। लोहड़ी को लेकर राजधानी दिल्ली की बाजारों में भी रौनक उमड़ आई है और यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में लोहड़ी का त्योहार खास तौर पर मनाया जाता है। लोग अलाव जलाकर, लोकगीत गाकर भांगड़ा गिद्दा करते हैं और आग में तिल, गुड़, मूंगफली जैसी चीजें चढ़ाते हैं। इसके बाद सभी लोग अग्नि के गोल गोल चक्कर लगा गीत गा रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं। लोहड़ी महज एक त्योहार नहीं बल्कि अन्नदाताओं की फसल कटाई का जश्न भी है।
साथ ही सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक भी। शाम के समय हम आग बालते हैं, उस आग के अंदर फुलियाँ हो गई, मूंगफली हो गई और रेवड़ी होगी, ये 3 चीज़ें हम डाल के उसकी पूजा करते हैं। अग्नि ही इस पर्व के प्रमुख देवता माने जाते हैं। चिवड़ा, तिल, मेवा और गज्जक की आहुति भी स्वयं अग्निदेव को चढ़ाई जाती है। पारंपरिक गीत, नृत्य और रेवड़ी, मूंगफली और तिल खाकर ये पर्व बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। ये पर्व खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के खास मौके पर अच्छी फसल की उगाई के लिए अग्निदेव की पूजा अर्चना की जाती है। ये त्योहार सुख, समृद्धि और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ये त्योहार ऐसा है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है अलग अलग तरीके से। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें एकता में बांधता है। इसमें चाहे हम इसमें खाने के पदार्थ हैं वो चाहे भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनकी जो मेन जो धारा है, जो एक बात है, वो सब जगह एक ही है। मौसम परिवर्तन होता है, गर्म चीज़ें खाते हैं, हेल्थ के हिसाब से खाते हैं। अभी ठंडी में जो चीज़ें हमें लाभदायक है वो चीज़ें हम खाते हैं। पंचांग के अनुसार लोहड़ी पर दोपहर 3:18 तक भद्रा रहेगा। इस दिन प्रदोष काल में अग्नि प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है। आज सूर्यास्त का समय शाम 5:44 पर रहेगा, इसलिए सूर्यास्त से 2 घंटे की अवधि के अंदर लोहड़ी का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि लोहड़ी पर्व मनाने की अपनी अपनी कई मान्यताएं भी हैं, कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन मौजूदा समय में लोहड़ी को फसल से जोड़कर ज्यादा देखते हैं। पूरा देश लोहड़ी पर्व को सेलिब्रेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहड़ी के बाद अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी और सरकार ने 15 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे भी घोषित कर दिया और इस दिन सभी सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो 14 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई थी, जिसे अब बदल दिया गया है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार संक्रांति का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को होगा। और वहीं प्रयागराज में संगम पर माघ मेला के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेंगे वाहन और संपूर्ण माघ मेले क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा, जहां प्रयागराज के संगम यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती पर विश्व प्रसिद्ध माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी और मौनी अमावस्या 18 जनवरी को लेकर श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन में ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आज शाम 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा। संपूर्ण मेला के परेड, झुंसी, अरेल क्षेत्रों में आने वाले श्रद्धालु स्नानार्थी संबंधित परेड, झुंसी, अरेल क्षेत्रों में बनाए गए संगम स्नान घाटों पर ही स्नान करेंगे। मेला क्षेत्र के सभी संगम स्नान घाटों पर वाहन लाना और पार्क करना प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम प्रबंध और प्रयास किए गए हैं। तो माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत होने के बाद में अब 15 तारीख को खास विशेष स्नान। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त ताज़ा अपडेट का। सीधे तौर पर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह। सीधा उनका रुख करते हैं। रामेंद्र, किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि सीधे तौर पर हम देखिए तो पहले 14 तारीख को मकर संक्रांति थी, लेकिन अब 15 तारीख को मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया जाएगा, जिस दिन विशेष स्नान भी है। तो ऐसे में श्रद्धालु काफी संख्या में वहां पर पहुंच रहे होंगे। किस तरीके की तैयारियां, रामेंद्र? देखिए, यहाँ पहले से ही तैयारियां, कल्पवासी प्रयागराज ये गंगा तट पर रह रहे थे, इसलिए पहले से ही तैयारियां हैं यहाँ पूरी तरीके से। पूरी तैयारियां, लाखों लोग कल्पवास कर रहे हैं यहाँ। तो पूरे मेला प्रशासन को इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया है कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और जो मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा यानी मौनी अमावस्या है, उसका जो स्नान होगा वो दिव्य स्नान होता है और दोनों स्नानों में जबरदस्त भीड़ होती है और भीड़ आज से ही शुरू हो गई है। इस तरीके से तैयारी की गई। 7 पैंटून पुल बनाए गए कि गंगा नदी को इस तरफ से उस तरफ पार कर लें। अरैल आना चाहता है, कोई झूसी की तरफ आना चाहता है तो पैंटून पुल से पार कर ले।
विद्युतीकरण की जबरदस्त व्यवस्था की गई, साफ सफाई की व्यवस्था की गई, सिक्योरिटी की जबरदस्त व्यवस्था है। सिक्योरिटी के ताला अलग अलग मानक फॉलो किए जा रहे हैं। पुलिस रहेगी, रैपिड एक्शन फोर्स रहेगा, एटीएस के जवान यहाँ तैनात रहेंगे। तो तमाम इस तरीके की तैयारी की गई कि मेला के जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। सारे कैंप लगा दिए गए हैं। यहाँ सवेरे जो है अलाव जलाने की व्यवस्था की गई। अलग अलग जो मठों के पंडाल है वो लग गए हैं। लोगों को कई जगह फ्री में भोजन मिलना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से पूरा मेला सज गया है। और 15 को जब मकर संक्रांति का जो पहला स्नान होगा, जो बड़ा स्नान माना जाता है, उसके बाद आपको लगेगा कि किस तरीके से पूरा मेला प्रांगण आपको दिखेगा। और यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो भाव के साथ आते हैं। देखिए पूरी दुनिया में किस तरह प्रकृति के साथ जीना है वो ये माघ मेला सिखाता है यहाँ। तो जो भी लोग आना चाहते हैं वो आराम से आ सकते हैं और यहाँ दर्शन करें, श्रद्धा भाव के साथ गंगा में स्नान करें और पूर्ण लाभ अर्जित करें। रामेंद्र, माघ मेले की अलौकिक छटा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या का आपने जिक्र किया, ऐरावत घाट पर किस तरह की प्रबंध किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं और खास मौका होता है दान पुण्य करने का। देखिए जिन लोगों ने कुंभ देखा है, आप ये मान के चलिए कि सारे घाटों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कुंभ की जैसी की गई है। पूरा आगे घास बिछा हुआ है कि जिससे लोगों के पैरों में धूल मिट्टी न लगे। पूरे घाटों को जो बालू की बोरियां हैं उनसे सजाया गया है कि पैर न फिसले, लोग स्नान कर सकें। बैरिकेटिंग की गई कि गंगा नदी में कहां तक जाना है, वहां जल पुलिस के जवान लगाए गए हैं। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां संगम घाट में की गई हैं। और जो लोग भी आएंगे उनको शायद कोई असुविधा न हो। जिन लोगों से हमने बात की है उन लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है कि इतनी दिव्य व्यवस्था पहले कभी नहीं होती थी। तो मोदी जी को और योगी जी को लोग धन्यवाद दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो जबरदस्त व्यवस्था और किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं होने वाला है जो मेला के लिए आएंगे यहाँ। एक इस समय हम चाहेंगे रामेंद्र कि एक बार अपने पीछे की जो वहाँ की तस्वीरें हैं वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, जो इस समय घर पर रह करके हमें देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं। हम चाहेंगे वहाँ की तस्वीरें एक बार दर्शकों के साथ भी साझा करें। मैं ये दो नंबर में खड़ा हुआ हूँ। मैं 2 नंबर में हूँ जहाँ बड़े मठाधीश जो बड़े अखाड़े हैं वो लगाए जाते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके के दिव्यता के साथ। और जब हम सवेरे 5 बजे यहाँ आए हैं तो लगता था ये विद्युत का पूरा शहर है, चारों तरफ लाइट, किलोमीटरों में लाइटें हैं। यहाँ से अरेल चले जाइए, झूसी की तरफ चले जाइए, पूरी लाइट की व्यवस्था है, साउंड की व्यवस्था है। यहाँ बड़े पंडाल लगाए गए हैं, जो बड़े संत महात्मा हैं उनके पंडाल लगाए गए हैं इस तरफ। तो जबरदस्त व्यवस्था है। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, दिव्य दर्शन करना चाहते हैं माघ मेला का, वो यहाँ आए और दिव्य दर्शन करें। यहाँ तमाम वो साधु संत आ रहे हैं जो दुनिया में शायद ऐसे मौकों पर नहीं मिलते हैं, जो यहाँ आपको चलते फिरते आपको मिल जाएंगे। तो ये एक दिव्यता है भारतीय संस्कृति की, भारतीय सनातन संस्कृति की। तो गंगा के तट पर है और वो लाभ ले सकते हैं। बहुत शानदार व्यवस्था की गई है यहाँ माघ मेला की। बिल्कुल रामेंद्र, और माना जाता है कि ये जो माघ मेला है वो विश्व प्रसिद्ध भी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु सन्यासी पहुँचते हैं, यहाँ पर दान पुण्य करते हैं। और जब तब की ये भूमि होती है प्रयागराज, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ऐसे में जब उन्हें प्रशासन की तरफ से तमाम प्रबंध मिलते हैं तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, कुछ इसी तरह का माहौल हो जाता है। बिल्कुल, आप देखिए प्रयागराज की धरती है, यानी जो जितने भी तीर्थ हैं उनमें प्रयागराज उनके राजा हैं। और ये संगम तट जहाँ पर हम खड़े, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। यहाँ ऋषियों मुनियों ने यज्ञ की है, तपस्या की है। भगवान राम माँ सीता के साथ यहाँ रहे हैं। तमाम ऋषियों ने यहाँ अपना पूरा समय बिताया है। तो अगर इस तरीके से देखें तो ये दिव्य धरती है। यहाँ दान का बहुत महत्व है। आप चावल दान कर सकते हो, उड़द की दाल दान कर सकते हो, तिल दान कर सकते हो। तो दान का और यहाँ स्नान का दोनों का अलग महत्व है। ये 1 महीने में चलने वाले माघ मेला का पूरे जो सनातन संस्कृति में उसमें दिव्य और अलग महत्व है। तो जो लोग भी माघ मेला को करीब से जानते हैं वो यहाँ, आप जानिए लाखों लोग यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। 100-200 हजार नहीं है, लाखों टेंट लगे हुए जिनमें कल्पवास लोग करें, अपना घर परिवार छोड़ आए हैं, भगवान के सानिध्य में है, प्रकृति के सानिध्य में है। तो पूरा मेला ही बड़ा ही दिव्य और अलौकिक है। अब जो भी जो है आएंगे तो आप देखेंगे कि जबरदस्त व्यवस्था है और उतनी ही अलौकिकता है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ ही वहाँ की खूबसूरत तस्वीरों हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए आपका शुक्रिया।
और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की थी। बिल्कुल कृतिका, और हम देख रहे हैं कि इस पहल की 50 बैठकें भी हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा भी कर लिया गया है। प्रगति की ये पहल आखिर कैसे कमाल कर रही है, अपने दर्शकों को दिखाने के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850 विकास को गति। तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रगति पहल के कारण बिहार को बड़ी सौगात मिली है। औरंगाबाद के नबीनगर में स्थापित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से न सिर्फ रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हो रहा है, बल्कि विकास, रोजगार और औद्योगिक प्रगति को भी नई रफ्तार मिली है। तेजी से विकसित होते बिहार की ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में साल 2013 में औरंगाबाद के नवीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। हालांकि कई कारणों से प्रोजेक्ट के काम में देरी हो रही थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊर्जा संयंत्र के निर्माण कार्य के बारे में संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री की प्रगति की बैठकों के जरिए लंबित मंजूरियों और समन्वय संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाया गया। जमीन अधिग्रहण से लेकर कोयले की आपूर्ति तक में आ रही बाधा को दूर किया गया। आज इस परियोजना के कारण पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई है। सरकार से समय समय पर सहयोग मिला और बाधाएं दूर हुई। साल 2019 में यूनिट 1 से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्तमान में 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उनमें से तकरीबन 83% बिजली बिहार को उपलब्ध कराया जा रहा है। नवीनगर में स्थित थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत NSTPS से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि इस प्लांट से थोड़ी दूर स्थित BRBCL से 1000 मेगावाट मिलाकर बिजली का उत्पादन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर यहां से 2980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही नवीनगर NTPC सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 का शिलान्यास किया। स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनसे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस तरह स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के पूर्ण संचालन के बाद यहाँ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4380 मेगावाट हो जाएगी, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली उत्पादन की परियोजना होगी। स्टेज 2 का काम पूरा हो जाने के बाद कई और राज्यों को बिहार से बिजली उपलब्ध कराने की भी योजना है। एनटीपीसी के इस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कारण इलाके की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को सीधे रोजगार मिला है। साथ ही एनटीपीसी यहाँ CSR के जरिए भी लोगों की मदद कर रही है। एनटीपीसी से जो ब्यूटिशियन क्लास खुला था उसमें मैं भी ज्वाइन की थी। ब्यूटिशियन क्लास सीखी भी हूँ और अच्छा ज्वाइन की थी, मतलब और वैक्स सीखी, थ्रेडिंग, फेशियल, पेडिक्योर, मेडिक्योर और ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, उससे हमको फायदा भी हुआ है। नवीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर से बनने वाली 83% बिजली राज्य के उद्योग को गति देने के साथ आम लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को भी बिजली यहां से सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, UG न्यूज। तो ये थी हमारी प्रगति 850 की खास रिपोर्ट और इसी बीच नया सवेरा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोहड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोहड़ी दी
लाख लाख बधाइयाँ। हो असली मसाले सच सच MDH MDH। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं प्रमोद भैया? कमाई बढ़ जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है। अरे तो काम काहे नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए चाहिए होती पूंजी। अरे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जैसे रेडी पटरी वाले को सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत आसानी से 15,000 का लोन देती है। कैसे? पीएम स्वनिधि योजना में खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। हाँ, इसके लिए आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और नहीं तो पीएम स्वनिधि योजना के वेबसाइट पर जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, एक बार अगर आपने लोन चुका दिया तो दूसरी बार 25,000 का और तीसरी बार पूरे 50,000 का लोन मिल सकता है। पीएम स्वनिधि योजना, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें प्रकाशित की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई खबर की। जी आपको बता दें कि स्वदेशी पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने चलते हुए लक्ष्य को मार गिराया है। जी हाँ, डीआरडीओ का सफल परीक्षण हुआ है। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में एक फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाइयां दी है और कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके साथ साथ एक और खबर आपको बताते हैं इसी के तहत कि आईआईटी मद्रास ने रैमजेट तकनीक से चलने वाला तोप का गोला बनाया है। जी हाँ, इसका भी परीक्षण सफल रहा है और रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और इसी के साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर आज अखबारों में प्रकाशित की गई है वो है बुक फेयर से जुड़ी। जी हाँ, दिल्ली के अंदर दिल्ली में भारत मंडपम में इस समय बुक फेयर शुरू हो चुका है प्रगति मैदान में, जहां 10 तारीख को शुरू हुआ ये बुक फेयर 18 तारीख तक चलेगा। तो आप भी अपने पसंद की किताबें लेकर वहां पर जरूर लेने जाइए। लेकिन इसके साथ ही इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार के बुक फेयर में जेनजी की मोहब्बत फिक्शन काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि जो जेनजी हैं और जो नई जनरेशन आ रही है वो मोबाइल के प्रति दीवानी है। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें बदल रही हैं और किताब के प्रति जो पसंद है वो भी अब लगातार बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही है। और इसीलिए इस बार जेनजी की मोहब्बत इस बार नजर आई है बुक फेयर में, क्योंकि दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि एक अलग वाइब ही वहाँ पर नजर आती है। बच्चों के लिए कहानियाँ हो या फिर किसी स्टॉल पर किसी पॉलिटिकल बुक से लेकर के गॉसिप या फिर अपने फेवरेट ऑथर की किताब के साथ फोटो लेने की होड़ भी इस बार वहां पर नजर आ रही है। और किताबें कहीं ना कहीं ये तो मेरी कहानी है वाला फील भी इस समय बच्चों को महसूस कराती हुई नजर आ रही है। अगली खबर आपके दिल से जुड़ी हुई है, क्योंकि सर्द मौसम है लेकिन दिल का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, सावधान हो जाइए क्योंकि सर्दी में आप
कम पानी पीते हैं, लेकिन उसकी वजह से परेशानियां बढ़ सकती है। एम्स के डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ठंड से बचें और पर्याप्त जल तथा तरल पदार्थ लगातार लेते रहें। हालांकि प्यास कम लगती है, लेकिन इसीलिए आपको ख्याल रखना है कि पानी पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। सर्दी में क्योंकि उक्त रक्तचाप के दिल के मरीज बढ़ जाते हैं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो विशेषज्ञों की सलाह है कि आप अपने खान पान का ख्याल रखिए और पानी जरूर पीते रहिए ताकि आप अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखें। तो ये थी आज समाचार पत्रों में जो प्रमुख खबरें प्रकाशित की गई और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिन पर दिन बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता ही आपका सबसे मजबूत हथियार है और नया सवेरा में इस खास सेगमेंट में आज हम बात करेंगे ज्योतिषी स्कैम के बारे में, जिसमें ये स्कैमर ऑनलाइन फर्जी ज्योतिषी बनकर आपकी आस्था और परेशानियों का फायदा उठाकर आपकी जेब खाली कर सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष से जुड़े स्कैम्स की। आप परेशानियों से छुटकारे की उम्मीद में ऑनलाइन ज्योतिष सेवाओं का रुख करते हैं, लेकिन इसी आस्था पर है साइबर ठगों की नजर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस ज्योतिषी बनकर ये अपना फेक पेज या फिर विज्ञापन देकर आपसे बातचीत शुरू करते हैं। फिर समस्या के समाधान के नाम पर पेमेंट लिंक भी भेजते हैं या फिर आपसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फिर OTP या रिमोट एक्सेस ऐप से पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। कई मामलों में लोगों से पूजा सामग्री या फिर गृह दोष निवारण के नाम पर भी बार बार पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। तो आप रहिए इस स्कैम से सावधान। और चलिए नया सवेरा में आप देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। तो अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है कि वो अभी ईरान छोड़ दें, क्योंकि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और हिंसक हो सकते हैं। अमेरिकी वर्चुअल दूतावास की एडवाइजरी में बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारियां और चोटें लगने का खतरा है। वर्तमान में ईरान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही वहां पर आपको बता दें कि कई सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फिलहाल बंद है। इसके अलावा ईरानी सरकार ने मोबाइल, लैंडलाइन और राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क तक लोगों की पहुंच सीमित कर दी है। अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट बंद रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए संचार के वैकल्पिक तरीके अपनाने की भी सलाह दी गई है। साथ ही एयरलाइंस की उड़ानें भी रद्द या सीमित हैं। कई एयरलाइंस ने 16 जनवरी तक ईरान आने जाने वाली उड़ानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और इस वजह से अमेरिका के नागरिकों को सलाह भी दी गई है कि आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते जमीन के माध्यम से ईरान छोड़ने पर विचार जरूर कर लें। और वहीं ईरान में लगभग बीते 2 हफ्तों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई बार हमले की धमकियां दी जा चुकी हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% का टैरिफ झेलना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। वो इससे पहले भी ईरान को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करने के लिए चेतावनी दे चुके हैं और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करेगा तो अमेरिका इसका करारा जवाब देगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान वाशिंगटन द्वारा पेश किए गए सुझावों का अध्ययन कर रहा है। हालांकि इस कदम के बारे में बहुत कम विवरण दिया गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने ट्रंप की टैरिफ घोषणा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है और वो ईरान के विपक्ष के संपर्क में भी है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन अब तक 646 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें आगे, जहां जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडेफुल का कहना है कि नाटो सहयोगियों को सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए और ये भी कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही इस द्वीप के भविष्य का फैसला करना चाहिए।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वॉशिंगटन डीसी में होंडुरास के राष्ट्रपति चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार नासरी असफूरा से मुलाकात की। असफूरा 27 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं अमेरिका ने सुरक्षा बढ़ाने और इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए 1 लाख से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें करीब 8,000 स्टूडेंट वीजा और 2,500 विशेष श्रेणी के वीजा शामिल हैं। और आइए बात करते हैं मनी मंत्र की, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पीपीएफ भी कहते हैं, ये सरकार की एक लंबी अवधि की बचत और निवेश योजना है जो आकर्षक ब्याज दर, जो कि वर्तमान में 7.1% सालाना है, और टैक्स लाभ प्रदान करती है, जहां निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर पूरी तरह टैक्स छूट मिलती है, जिससे सुरक्षित, गारंटेड रिटर्न और टैक्स बचत के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। और इसके साथ ही जिसमें न्यूनतम 500 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है और इसकी मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। हर तिमाही में पीपीएफ पर ब्याज दरें घोषित की जाती हैं। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, जहां आपको बता दें कि भारत लाओ पीडीआर की साझा संस्कृति को दर्शाता हुआ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वर्टफो की सुंदर वास्तुकला, जिसका आप लीजिए आनंद। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा।